नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का ब्रजेश राज अकेडमी में स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के मौर्य एवं मौर्योत्तर काल के टॉपिक से एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कशन करेंगे, जो कि बिहार की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना किसी देरी से क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी है कुम्हरार, सी है राजगीर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुम्हरार। बात करते हैं बाडेल को कुम्हरार, जो पटना के निकट है, से एक स्तंभ तथा उस्पूनर को बहत्तर स्तंभ की प्राप्ति हुई। बाद में 8 स्तंभ और खोजे गए। इस प्रकार कुम्हार से कुल 80 स्तंभों वाले लकड़ी के राजमहल का अवशेष प्राप्त हुआ, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल माना जाता है। पतंजलि के महाभाष्य में चंद्रगुप्त मौर्य के इस राजसभा का उल्लेख हुआ है। फाहियान ने इसे राजप्रसाद को देव निर्मित बताया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ। ऑप्शन ए है 72 ईस्वी को, बी है 75 ईस्वी को, सी है 78 ईस्वी को, डी है 80 ईस्वी को। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि हम सभी को पता है कि शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था। इसे प्रारंभ करने का श्रेय कुषाण शासक कनिष्क को जाता है। शक संवत निकालने के लिए वर्तमान ईस्वी से 78 कम कर दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसे 1957 में मान्यता प्राप्त है। शक कैलेंडर समय की चंद्र सौर गणना पर आधारित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी। ऑप्शन ए है हर्ष ने, बी है कनिष्क ने, सी है रुद्रदामन ने, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। बात करते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख, जिसका समय है 150 से 151 ईस्वी के अनुसार रुद्रदामन फर्स्ट ने सुदर्शन झील की मरम्मत कराने का उल्लेख प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने कराया था। बाद में अशोक के राज्यपाल तुषास्प ने उसमें से नहर बनवाई थी। उल्लेखनीय है कि रुद्रदामन के समय में अतिवृष्टि से झील का बांध टूट गया था, जिसकी मरम्मत कार्य रुद्रदामन के प्रांतीय शासक सुविशाख ने करवाई थी। इसके लिए प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं आरोपित किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए है कुणाल, बी है बृहदत्त, सी है तिवारा,
डी है अशोक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईस्वी से 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसने शुंग राजवंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग जो है ब्राह्मण जाति का था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी है हर्षवर्धन, डी है समुद्रगुप्त। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि मेगस्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस द्वारा मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। वह एक खोजकर्ता तथा इतिहासकार भी था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें उस समय के भारतीय समाज के बारे में वर्णन किया गया था। इस प्रकार 112 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, बी है इंडिका, सी है दिव्यावदान, डी है राजतरंगिणी, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि दिव्यावदान में चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार को क्षत्रिय मृदभिषिक्त अर्थात अभिषिक्त क्षत्रिय कहा गया है। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे। इनका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक था। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, मौर्य काल में कंठक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? ऑप्शन ए है दीवानी, बी है फौजदारी, सी है धार्मिक, डी है नैतिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फौजदारी न्यायालय का न्याय करता था। बात करते हैं कि मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय का उल्लेख मिलता है। पहला जो है धर्मस्थलीय और दूसरा जो है कंठक शोधन है। ये न्यायालय ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त थे। धर्मस्थलीय न्यायालय दीवानी न्यायालय की तरह कार्य करता था, तो वहीं कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी न्यायालय की तरह कार्य करता था।
मौर्य काल में समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान महासंग्रहकर्ता होता था। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभक्त था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, समाहर्ता कौन था? ऑप्शन ए है महासंग्रहकर्ता, बी है खजांची, सी है महालेखा परीक्षक, डी है दंडनायक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। अभी हम आपको बता कर आए हैं कि मौर्य काल में समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान होता था, जिसे महासंग्रह कर्ता कहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है भोग, बी है राजकर, सी है भाग, डी है सीता। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताएं। अभी हम आपको ऊपर बता कर आ रहे हैं कि मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। तो इस प्रकार 116 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन ए है वैशाली, बी है नालंदा, सी है तक्षशिला, डी है उज्जैन। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो अभी हम ऊपर बता कर आ रहे हैं कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तो 117 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन ए है 11, बी है 12, सी है 14, डी है 15। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो अभी हम बता कर आए हैं कि आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों में विभाजित था। तो इस प्रकार 118 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? ऑप्शन ए है मस्की, बी है कलसी, सी है मेहसाना, डी है भाब्रू, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भाब्रू में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है। बात करते हैं कि भाब्रू शिलालेख को जयपुर के निकट विराटनगर से खोजा गया, जिसमें अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धम्म एवं संघ में अपनी आस्था व विश्वास प्रकट किया गया है। इसी अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा, जिसे मगधाधिराज कहलाता है, सोहगौरा अभिलेख में अकाल का उल्लेख किया गया है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। सामान्यतः अशोक अपने अभिलेखों में प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप
ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेख प्राकृतिक भाषा में पाए गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन ए है मास्की का लघु स्तंभ, बी है रूमिनदेयी स्तंभ, सी है कीन स्तंभ, डी है भाब्रू स्तंभ। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो अभी हम ऊपर बताकर आपको आए हैं कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू स्तंभ में। इस प्रकार 120 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है प्राकृत, सी है पाली, डी है हिंदी। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो अभी हम आपको बता कर आ रहे हैं कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है वह प्राकृत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ऑप्शन ए है प्रिंसेप, बी है एच.डी. साकलिया, सी है एस.आर. गोयल, डी है बी.एन. मिश्रा। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। इस भी प्रश्न का आंसर जो है हम ऊपर बताकर आए हैं कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम प्रिंसेप महोदय ने पढ़ा था। इस प्रकार 122 का ए आंसर सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए है चक्रवर्ती, बी है प्रियदर्शी, सी है धर्मदेव, डी है धर्मकीर्ति, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का भी आंसर हम आपको बताए हैं कि अपने शिलालेखों में अशोक प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार 123 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। ऑप्शन ए है मास्की अभिलेख, बी है रुद्रदामन अभिलेख, सी है चूनागढ़ अभिलेख, डी है हाथी गुम्फा अभिलेख, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो इसको भी हम अभी ऊपर बता कर आए हैं कि कलिंग विजय का वर्णन जो है इसमें से किसी भी अभिलेख में नहीं दर्शाया गया है, बल्कि 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। इस प्रकार 124 का ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, अशोक के किस अभिलेख में अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख है। ऑप्शन ए है सौहगौरा, बी है मस्की, सी है सोपारा, डी है कलसी, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो इसको भी हम ऊपर बता कर आए हैं कि अशोक के सौहगौरा अभिलेख में अकाल या दुर्भिक्ष का उल्लेख है। तो इस प्रकार 125 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सौहगौरा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी है कनिष्क, डी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य।
ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 126 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किया था। बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य सुदूर दक्षिण को छोड़कर पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। तमिल ग्रंथ नानूर और नूर में चंद्रगुप्त के दक्षिण विजय का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध घनानंद के साथ उत्तराधिकार के लिए हुआ था। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीतियां रणनीतियां का वर्णन विशाखादत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में मिलता है। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। इसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। इसने दक्कन पर भी विजय प्राप्त किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन ए है एक निरंकुश शासक, बी है एक राजनीतिज्ञ, सी है एक उदार शासक, डी है एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। अभी हम आपको बता करा रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। इस प्रकार 127 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए है विशाखदत्त, बी है कालिदास, सी है शूद्रक, डी है राजशेखर। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो अभी हम आपको बता करा रहे हैं कि मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखादत्त जी थे। इस प्रकार 128 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ऑप्शन ए है कलिंग अभिलेख में, बी है अशोक का गिरनार अभिलेख में, सी है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में, डी है अशोक का सोपरा अभिलेख में। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो इसको भी हम आपको ऊपर बता करा रहे हैं कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। तो इस प्रकार 129 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक महान, सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी है कनिष्क। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो अभी हम आपको बता करा रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो इस प्रकार 130 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी। ऑप्शन ए है अशोक, बी है चंद्रगुप्त, सी है बिंदुसार,
डी है कुणाल। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। इसको भी हम बता करा रहे हैं ऊपर कि चंद्रगुप्त मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी। तो इस प्रकार 131 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। ऑप्शन ए है भास का, बी है शूद्रक का, सी है विशाखादत्त का, डी है अश्वघोष का। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 132 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विशाखादत्त का। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि विशाखादत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। विशाखादत्त के ग्रंथ का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी है समुद्रगुप्त, डी है हर्ष। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि कौटिल्य अथवा चाणक्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और पुरोहित था। पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये दोनों विभाग कौटिल्य के अधीन था। कौटिल्य को भारत का मैकी या वेली भी कहा जाता है। कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थ शास्त्र में जो राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश, जिसे उपहार के रूप में 500 युद्धक हाथी दिया था। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस भी कहा जाता है। तो इस प्रकार 133 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है बाणभट्ट, बी है कौटिल्य, सी है कलहड़, डी है विशाखादत्त। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो अभी हम ऊपर बता करा रहे हैं कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं, वही थे। तो 134 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए है आर्थिक जीवन, बी है राजनीतिक नीतियाँ, सी है धार्मिक जीवन, डी है सामाजिक जीवन। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियाँ पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो इस प्रकार 135 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए है मौर्य, बी है शुंग, सी है गुप्त, डी है कुषाण।
चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मौर्य वंश ने नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, बी है बी स्मिथ, सी है आर के मुखर्जी, डी है डी आर भंडारकर। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए है आर्थिक संबंध, बी है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, सी है विदेश नीति, डी है धन संचय, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर आधारित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? ऑप्शन ए है 500 युद्धक हाथी, बी है 1000 अश्व, सी है 2000 बैल, डी है 4000 गाय, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो अभी हम ऊपर बता कर आ रहे हैं आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में 500 युद्धक हाथी दिया था। इस प्रकार 139 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, मेगस्थनीज दूत था। ऑप्शन ए है सेल्यूकस का, बी है सिकंदर का, सी है डेरियस का, डी है यूनानी का, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो अभी हम इसको बता कर आ रहे हैं कि मेगस्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का दूत था। इस प्रकार 140 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ऑप्शन ए है दिव्यावदान, बी है अर्थशास्त्र, सी है इंडिका, डी है अशोक के शिलालेख। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो इसको भी हम अभी बता करा रहे हैं कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है या उपलब्ध है वह है इंडिका। इस प्रकार 141 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी है अशोक के शिलालेख में, सी है पुराणों में, डी है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो इसको भी हम बता करा रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है। इस प्रकार 142 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है, इंडिका का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है विष्णुगुप्त, बी है मेगस्थनीज, सी है डाइमेकस, डी है प्लिनी। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 143 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेगस्थनीज इंडिका का लेखक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।